हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्मॉग के बारे में। जी हां दोस्तों, पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, खासकर जिसमें पंजाब, हरियाणा, इवन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर रीजन को इस स्मॉग ने पूरी तरह से घेर लिया है। इवन पाकिस्तान में भी स्मॉग एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी तक जा चुकी है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे यहाँ पे कि भाई स्मॉग होता क्या है, स्मोक के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्या हर साल विंटर में यहाँ पे स्मोक आता है? अगर आता है तो क्यों आता है? इस बार का जो विंटर स्मोक है ना, इसकी खास बात क्या है कि ये एटलीस्ट 3 हफ्ते पहले ही आ गया है। इसके पीछे रीजन क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इस स्मोक के पीछे एकमात्र स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है, और क्या यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं? उस स्टबल बर्निंग के अंदर ऐसा क्या खास होता है, कौन कौन से उसके अंदर ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से सारे जो है वो क्राइसिस खड़ा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। स्टबल को रोकने के हमारे पास लिए कौन कौन से कानून हमारे पास हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने वाले हैं। और इस बार जो स्मोग अर्ली आया है 2-3 हफ्ते पहले, इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये बहुत सारी डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिल्कुल डिले नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये 2 इमेजेस दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये इमेजेस नासा ने लिया था। आपको जो यहाँ पे राइट साइड में ये वाली इमेज दिख रही है ना, कितना साफ सुथरा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाहौर दिखाया हुआ है, यहाँ पे न्यू दिल्ली दिखाया हुआ है। एकदम बिल्कुल साफ आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, एकदम ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है, कितना आंखों को सुकून मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ की जो इमेज है ना दोस्तों, ये सिर्फ 2 हफ्ते पहले ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो वही लाहौर है, वही दिल्ली है, लेकिन पूरे का पूरा ये इतना लार्ज जो एरिया है वो स्मोग से पूरी तरह से ढका हुआ है। तो ये सिचुएशन है जो पिछले 1.5-2 हफ्तों के अंदर चेंज हुई है, और जिसकी वजह से पोल्यूशन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक सीएनएन की आपको यहाँ पे मैं एक यहाँ पे आर्टिकल दिखाता हूं, क्या कहता है। एयर पोल्यूशन कुड नोक 9 years ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया, ऐसा एक लांसेट की स्टडी के अंदर दिखाया गया है। मतलब हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इस पोल्यूशन की वजह से, जिसमें स्मोक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंसान की जिंदगी से 9 साल कम हो सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी समस्या है स्मोग। तो आज हम लोग इस मुद्दे पे पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीधा सा समझ जाते हैं भाई इशू क्या है। इशू सीधा सा ये है, ये जो स्मोग वाला इशू है ना, ये हर साल होता है। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में हर साल होता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इस बार दिक्कत ये हुई कि ये थोड़ा सा समय से पहले ही आ गया, जो हमारी इस वीडियो का मेन मुद्दा होने वाले हैं। चलिए आप सीधा बढ़ते हैं, भैया स्मोग होता क्या है। आप सबने स्मोग देखा होगा। बहुत बार स्मोग एक्चुअली फोग से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि मैं इस एरिया में रहता हूं। तो कल मैं कहीं पे जा रहा था, तो मैं मेरी जो माता जी हैं वो गाड़ी में बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि कितनी सारी धुंध है लेकिन ठंड है ही नहीं। जनरली देखा जाए तो जब फोग इतनी ज्यादा होगी तो ठंड भी होनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि माता जी ये सिर्फ फोग नहीं है, ये मोस्टली धुआं है, स्मोक है, जो उस कोहरे के साथ मिक्स हो गया है और अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। ठंड नहीं है लेकिन चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। दोस्तों दैट इज स्मोक। जो एक हेजी, जो ब्लरी, एक फोगी एटमॉस्फेयर आपको नजर आता है ना, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा लो चली जाती है, उसको स्मोग कहते हैं। तो स्मोग एक्चुअली 2 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है। एक होता है स्मोक यानी कि धुआं, और दूसरा होता है जो नेचुरली फोग क्रिएट होती है विंटर के टाइम पे, इसको कहते हैं। अब स्मोक क्रिएट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे जो हम लोग, हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर कोयले को, कोल को जलाया जाता है, वहां से बहुत सारा स्मोक निकलता है, ये एक इसका बहुत बड़ा रीजन होता है। उसके अलावा जो व्हीकल्स होते हैं, हमारी जो गाड़ियां होती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। और इस रीजन में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जुड़ता है वो है यहाँ पे स्टबल बर्निंग। तो स्मोक जो, अगर इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें, थोड़ा सा लिटरेरी लैंग्वेज के हिसाब से देखें, तो कैसे क्रिएट होता है वो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलता हूं। देखिए जरा क्या होता है। जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं, यहां से डिफरेंट तरह की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, यहां से डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, यहां से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। उसके बाद हमारी जो फैक्ट्रीज होती हैं, यहां से भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। अब ये पोल्यूटेंट चले गए हवा में। अब वहां पे हमारे पास है सनलाइट और ओजोन भी होती है। उसके अलावा जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, यहां से भी बहुत सारी गैसेस निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जब निकलते हैं और हवा में जाते हैं,
ये सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये गैसेस, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो वीओसीज होते हैं, यानी कि जो व्हीकल वगैरह से निकलते हैं, इन सबसे इनको सब वीओसी बोलते हैं। ये जब मिक्स होते हैं तो बहुत ही हार्मफुल कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये हार्मफुल जो मिक्सचर होता है, जब ये फोग के साथ मिक्स हो जाता है, ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स हो जाता है, तो स्मोग क्रिएट होती है। राइट? तो ये कई सारे फैक्टर्स आपस में मिलकर स्मोग बनाते हैं। हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलेंगी, वीओसीज निकलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, बहुत सारी स्मोक निकलती है इंडस्ट्री से। ये जब मिलती है ना आपस में सनलाइट की प्रेजेंस में, हार्मफुल केमिकल्स बनाती हैं। ये केमिकल्स जब फोग के साथ मिक्स होते हैं तो दोस्तों फोग बनता है, स्मोग बनता है, मतलब फोग के साथ मिक्स होते हैं। और ये स्मोग हमें इस तरह से नजर आता है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम कर देता है और पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब सवाल ये उठता है कि डज स्मोग कम एवरी विंटर? क्या हर सर्दियों में स्मोग आता है? सीधा सा आंसर है बिल्कुल हाँ, यस। लेकिन कब आता है? यूजली एंड ऑफ नवंबर या फिर दिसंबर में आता है। इस बार थोड़ा सा जल्दी आ गया है। तो स्मोक के पीछे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। इसे कभी कभी टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से टेम्परेचर इन्वर्जन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन? आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। देखिए जरा, यूजली जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जाते हो, ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। एज यू गो अपवर्ड, एज योर ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस। इसलिए माउंटेन्स पे आपको ठंडी फील होती है, कम टेम्परेचर होता है, ग्राउंड पे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। लेकिन कभी कभी एटमॉस्फेयर इसका अपोजिट भी रिएक्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है ना हमारी, जो सरफेस के आसपास हवा की जो लेयर होती है वो ठंडी रहती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है वो दोस्तों गर्म रह जाती है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। मतलब सीधा सा ये है, विद ऑल्टीट्यूड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसमें नीचे वाली लेयर ठंडी, ऊपर वाली गर्म हो जाती है, इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अब इससे होता क्या है, जो नीचे वाली कोल्ड एयर होती है ना, मतलब जो कोल्ड लेयर होती है, अब आपको पता है कि जो ठंडी हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है वो होती है भारी, तो ये ऊपर राइज नहीं कर सकती। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकला, गैसेस निकली, हमारी जो ट्रैफिक होती है इससे गैसेस निकलती हैं, ये उस लेयर के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, उसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। क्योंकि ये एयर राइज नहीं करती है, इसलिए पोल्यूटेंट्स यहीं ग्राउंड के आसपास घूमते रहते हैं। और जब हम लोग इन सांस लेते हैं तो यही पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। यह होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का बहुत हार्मफुल इंपैक्ट। तो अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री होती है, वहां पे सर्दियों के टाइम पे सुबह सुबह कम से कम 9, 10, 11, 12 बजे तक जो स्मोग होती है उसके अंदर पोल्यूटेंट्स ट्रैप होते हैं। जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो आ जाते हैं। इसीलिए विंटर के टाइम पे जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, जब पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हो, दैट इज वेरी हार्मफुल। आउटसाइड पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत बार गवर्नमेंट भी आपको कहती है कि भैया आप इंडोर रहिए, सुबह सुबह इंडोर रहिए, तो बाहर मत जाइए। इसको कहते हैं दोस्तों टेम्परेचर इन्वर्जन या फिर एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। जब नीचे वाली लेयर ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है, और ऊपर वाली लेयर जो है वो गर्म रहती है, थोड़ी सी हल्की रहती है। अब ये जब पोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग स्मोक की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्टबल बर्निंग कितना रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, पोल्यूशन तो साल भर होता है, फैक्ट्रियां तो साल भर चलती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स भी साल भर चलते हैं, व्हीकल्स भी साल भर चलते हैं, तो पोल्यूशन का लेवल इन जनरल भी यहां पे काफी हाई रहता है साल भर। लेकिन विंटर के टाइम पे स्टबल बर्निंग जो होती है ना, वो इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। तो बिल्कुल विंटर के टाइम पे स्टबल बर्निंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, स्पेशली एनसीआर रीजन के अंदर, हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में। क्योंकि जब आप स्टबल बर्निंग करते हो तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती हैं। तो ऑलरेडी जो यहां पे पोल्यूशन काफी ज्यादा था,
ये स्टबल बर्निंग उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है। ये होता है स्टबल बर्निंग का खेल। तो एक्चुअली में स्टबल बर्निंग क्या कहती है, मैं कुछ फैक्ट्स आपको दिखाता हूं। इस फैक्ट से आप समझ जाओगे कि सर कितनी ज्यादा इंटेंसिटी यहां पे होती है। देखिए, जो स्टबल होता है ना दोस्तों, हर साल हम लोग 20 मिलियन टन से ज्यादा जो राइस का स्टबल होता है, देखिए स्टबल तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है, व्हीट का भी होता है, राइस का भी होता है, शुगर केन का भी होता है, मिलेट का भी होता है, मेज का भी होता है, सबका ही होता है ना। लेकिन जो राइस वाला जो स्टबल होता है, जो विंटर में हम लोग जलाते हैं, 20 मिलियन टन यहां से हर साल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, खाली पंजाब प्रोड्यूस करता है। और मजे की बात यह है कि इस 20 मिलियन में से ना 80 to 85% हम लोग खेत में ही जला देते हैं, उसको मैनेज नहीं करते हैं। 2014 की एक स्टडी कहती है, जो की गई थी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इन्होंने ये कहा था कि 620 मिलियन टन टोटल क्रॉप रेजिड्यू, मतलब सबको मिला के इंडिया प्रोड्यूस करता है। इतना ज्यादा स्टेबल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें से मैनेजमेंट बहुत ही कम होती है। 85 to 90% एटलीस्ट पंजाब के अंदर हम लोग खेत में ही जला देते हैं। जब स्टेबल को हम लोग जलाते हैं ना, तो इसके कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। देखिए, हार्मफुल गैसेस तो निकल ही रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो सब तो निकल ही रहा है। उसके अलावा जब स्टबल को जलाते हैं तो सोइल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सोइल का टेम्परेचर 33.8 से लेके 42.2 डिग्री तक जा सकता है। और ये टेम्परेचर विद इन 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर डेप्थ तक हमारी सोइल को इंपैक्ट करता है। वहां पे जो बड़े ही यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो फंगस होता है, उसको खत्म कर देते हैं, उसको मार देते हैं, जला देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। तो स्टबल बर्निंग से एटमॉस्फेयर तो पोल्यूटेड हो ही रहा है, हमारी सोइल की फर्टिलिटी भी डाउन जा रही है। उसके अलावा और हम लोगों ने कई सारी स्टडी की। आईएआर की एक स्टडी ये कहती है दैट 149.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हर साल एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। 9 मिलियन टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग ऐड करते हैं। 0.25 मिलियन टन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हम लोग ऐड करते हैं, वेरी वेरी डेंजरस, इससे एसिड रेन भी होता है। 1.2 मिलियन टन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हम लोग ऐड करते हैं, और 0.07 मिलियन टन हम लोग ब्लैक कार्बन भी प्रोड्यूस करते हैं हर साल फ्रॉम द स्टबल बर्निंग, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। इतना सारा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। एक फैक्ट आपको बताता हूं, अगर आप 1 टन अगर आप स्टबल बर्निंग करते हो, इससे क्या क्या निकलता है। इससे आपको 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन निकलेगा, इससे 2.3 किलोग्राम फॉस्फोरस निकल रहा है, 25 किलोग्राम इससे पोटेशियम निकल रहा है, और 1 किलोग्राम इसमें से सल्फर निकल रहे हैं। गेटिंग दिस पॉइंट। और ये सारे के सारे हमारे सोइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सोइल्स में तो न्यूट्रिएंट्स जा ही रहे हैं, सोइल से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो तो खत्म हो ही रहा है, और पोल्यूटेंट्स हमारी एयर के अंदर भी ऐड हो रहे हैं। तो स्टबल बर्निंग के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। तो इतना ज्यादा जब नेगेटिव इंपैक्ट इसका है, हर साल कितने सारे लोग इससे इंपैक्ट होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, उनको कितनी सारी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे होती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। देखिए, स्टबल बर्निंग की पूरी डिटेलिंग कि स्टबल बर्निंग किसान क्यों करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी एक वीडियो हम लोगों ने लास्ट ईयर इसी साल के टाइम पे बनाई थी। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन पे भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। काफी अच्छी रिसर्च वीडियो है। आपको मैंने कम से कम 10 से 15 पॉइंट बताए हुए हैं कि फार्मर स्टबल बर्निंग क्यों करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो जब इतने सारा नुकसान होता है स्टबल बर्निंग का, तो क्या सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? ऐसा भी नहीं है। कई सारे स्टेप हम लोगों ने लिया है। देखिए, ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड द एडजॉइनिंग एरिया, इसके लिए स्पेशली बनाया गया था। ये CAQM हम लोगों ने स्पेशली बनाया था दिल्ली NCR रीजन के लिए। और ये एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इसका लिंक आपको मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हालांकि इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल जाएगा, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपना डिटेल में जाके पढ़ें, एज लॉन्ग एज आप इस मुद्दे के ऊपर PhD नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ कुछ चीजें इन्होंने बताई थी। तो क्या क्या कानून हमारे पास हो सकते हैं? एक हमारे पास है नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, ताकि पराली को, क्रॉप रेजिड्यू को लोग ना जलाएं, उसकी मैनेजमेंट की जाए। हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने 2015 के अंदर ही क्रॉप रेजिड्यू यानी कि पराली को जलाना बैन कर दिया था। लेकिन बैन तो इंडिया में बहुत कुछ है भाई। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी इंडिया में बैन है, लेकिन धड़ल्ले से बिक रही है। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
या फिर उस कानून का बहुत स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसके अलावा क्रॉप रेजिड्यू को जलाना जो आईपीसी है उसके सेक्शन 188 के अंदर भी क्राइम माना जाता है। हमारा जो एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 है, इसके अंदर भी क्रॉप रेजिड्यू को जलाना एक क्राइम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रॉप रेजिड्यू को जलाना उन्होंने भी बैन किया हुआ है और इसे इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। उसके लिए हमारा जो सीआरएम स्कीम है, जो इसकी मैंने यहाँ पे बात किया था अभी, ये क्या कहते हैं, ये दो तरह के सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब ये है कि वो जो पराली होती है, जो क्रॉप रेजिड्यू होता है, उसको खेत के अंदर ही मैनेज किया जाए। कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके उसके हो सकते हैं। आप मशीनों का यूज करके उसको प्रिक्योर कर सकते हो। आप ऐसी राइस की वैरायटीज ग्रो कर सकते हो जिनको कम समय में ग्रो किया जा सके। आप बायो डीकंपोजर्स का यूज कर सकते हो, ऐसा आईएआरआई भी कहता है। इवन आईएआरआई ने स्पेशल बायो डीकंपोजर्स बनाए भी हुए हैं। आप उसको खेत में स्प्रे करते हो तो वो जो रेजिड्यू होते हैं बहुत ही जल्दी वो सड़ जाते हैं और हमारी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ये उन्होंने बनाया हुआ है। हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। उसके अलावा एक्स2 क्या क्या हो सकता है? एक्स2 ये हो सकता है भैया, जो क्रॉप रेजिड्यू है हम लोग उसको थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। इथेनॉल बनाने में हम लोग उसका प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे बायोगैस प्लांट है वहां पे यूज कर सकते हैं। इससे आप पैकेजिंग का मटेरियल भी बना सकते हो। देखिए यूज तो बहुत सारे हैं। कुछ यूज ऐसे हैं जो खेत में ही मैनेज कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खेत से बाहर यानी कि एक्स2 हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से फेलियर है। बहुत सारी जगह पे किसान यूज कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है भाई, इसमें लगता है पैसा। ठीक है, जो हमारी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है किसानों को, अगर आप क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज करते हो, लेकिन 100% सब्सिडी नहीं है। तो किसान कहते हैं भाई मेरे लिए सब्सिडी अगर आप मुझे 2,000-1,500 रुपए दे भी रहे हो तो उसका मेरे को यूज नहीं है, क्योंकि उसको निकालने में मुझे कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। तो इस बेटर के मैं एक माचिस लूं और उसको जला दूं, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। तो ये एटीट्यूड को चेंज करना बहुत जरूरी है। और ये जो मैनेजमेंट है इसको और प्रॉपर तरीके से किया जाए, ये एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलता है। लेकिन स्टबल बर्निंग का टॉपिक नहीं है ये स्टबल बर्निंग तो रिस्पॉन्सिबल है ही। स्टबल बर्निंग के अलावा और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? व्हीकल का जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्री जैसे स्मोक निकलता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा, वहां से जो डस्ट निकलती है, जो व्हीकल से एग्जॉस्ट निकलता है, वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, मोनोऑक्साइड वगैरह बहुत कुछ निकलता है व्हीकल से, थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। बट इस साल ऐसा खास क्या हुआ कि ये स्मोक जल्दी आ गया? देखिए आता तो हर साल है, नवंबर के एंड में आता है, दिसंबर में आता है। इस बार खास क्या है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इस बार दोस्तों खास बात है, एक तो इसमें रीजन हो जाएगा कि भैया क्लाइमेटोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक रीजन है। जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन इस बार नवंबर के पहले हफ्ते से ही जो विंड की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा लो है, ओनली 1 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये कह सकते हो विंड काफी स्टैग्नेंट है। एक ये रीजन यहां पे नजर आता है। दूसरा रीजन, ये कंडीशन जो है वो दिवाली के आसपास ही हो गई, और इस बार दिवाली 12 दिन पहले आ गई, और इस बार दिवाली 2 दिन सेलिब्रेट की गई। आपको नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ा होगा? डेफिनेटली पड़ा होगा। जो फायर क्रैकर्स लोग यूज करते हैं इस बार 2 दिन यूज किए गए और 12 दिन पहले यूज किए गए। तो ये फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हालांकि ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है, लेकिन दूसरे फैक्टर के साथ मिलके ये इस पूरी प्रॉब्लम को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। जब हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, वो भी इस बार काफी वीक रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो विंटर्स के अंदर रेनफॉल होता है, क्योंकि जब बारिश वारिश होती है ना विंटर में, तो उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो साफ हो जाता है, नेचुरल क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन इस बार वो भी वीक रहा। उस वीक होने की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक होने की वजह से इस बार हुआ है कि पहाड़ों से जो मॉइस्चर था वो प्लेन एरियाज की तरफ आ गया। और ये जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है, ये फोग क्रिएट इसने किया, और उस फोग के अंदर जब स्मोक मिक्स हुआ तो एक्सटेंसिव लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है वहां पे ट्रैप हो गए और स्मोक क्रिएट हो गया। तो ये, और क्लाइमेट चेंज तो आप हमेशा से कह ही सकते हो, एक फैक्टर एंड में आप जोड़ सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अनसीजनल चेंजेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं। कभी पहले आ जाता है, कभी लेट में आ जाता है, तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है अलोंग विद द स्टबल बर्निंग। तो बहुत सारे फैक्टर हैं,
थर्मल पावर प्लांट्स हैं, व्हीकल्स है, कंस्ट्रक्शन है, स्टबल है, दिवाली है, जो व्हीकल पोल्यूशन होता है और जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर मिलके एक ऐसी रेसिपी तैयार करते हैं कि भाई यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनको सांस लेना दूभर हो जाता है और हो जाती है यहाँ पे प्रॉब्लम। आई थिंक हम लोगों ने सारे मोस्टली टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। हम लोगों को जो डिस्कस करना था कि स्मोग होता क्या है, कौन-कौन से केमिकल्स इसमें होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इस बार स्मोग अर्ली आया क्यों है, इम्पैक्ट क्या है, थोड़ा-सा मैंने आपको फैक्ट्स भी यहाँ पे बताए थे कि स्मोग किस तरह से इंडिया में कितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक हम लोगों ने मोस्टली यहाँ पे जो डायमेंशन थी उनको टच कर लिया है। और हाँ, पुरानी वीडियो जो हम लोगों ने लास्ट ईयर बनाई थी वो स्टबल बर्निंग को लेके स्पेसिफिक बनाई थी, आप उसको जाके ज़रूर देखें, बहुत कुछ जानने को आपको उस वीडियो में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूँगा और आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ऐसा ही इतना ही है। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे जो करंट में आस-पास चल रहा है उस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो और वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अंदर क्या-क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, आपका फीडबैक हमें ज़रूर चाहिए। और वीडियो अगर आपका अच्छा लगा है तो लाइक तो क्लिक ही कर दो, ठीक है? चैनल पे ऐसे बहुत सारा कंटेंट हम लोग डालते हैं और उसके लिए आप सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की वीडियोज़ को आप यहाँ पे देख सकें। आपके फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जितने भी लोगों को आप जानते हो वीडियो ये शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है। एज़ अ अवेयर सिटिज़न ऑल्सो हमें पता होना चाहिए कि हमारे आस-पास जो समस्याएँ हैं, कौन-सी हैं, ठीक है? उनके पीछे फैक्टर कौन-कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है और हम उस प्रॉब्लम का एक इंटीग्रल पार्ट होते हुए एक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम उस सॉल्यूशन में भी पार्टिसिपेट करें। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।